गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आयुष आनंद और आप सभी का स्वागत है मनी मनी चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर्षद मेहता द स्कैम ऑफ 1992। काफी सारी मूवीज बेस पे बनी है, जैसे गाफला 2006 में था, और एक रिसेंटली अभी सोनी लिव ऐप पर आया है हर्षद मेहता द स्कैम ऑफ 1992, और एक अभी आने वाला है हॉटस्टार पे द बिग बुल के नाम से। लेकिन ये सारी जो मूवीज बनती है ये सब इंटरटेनमेंट पर्पज से बनती है, जिससे कि काफी सारा इंफॉर्मेशन मिस हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग इस वीडियो में आज सब कुछ कवर करने वाले हैं। काफी सारी आर्टिकल्स और मैगजीन्स भी छपी थी हर्षद मेहता पर, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिला है, जैसे कि इस स्कैम का क्या साइज था। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में ये 500 करोड़ से, किसी में 1000 करोड़ से, किसी में 5000 करोड़। तो आखिर इसका साइज क्या था, या फिर ये 5000 करोड़ से भी ज्यादा का था? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? क्या आपको लगता है कि हर्षद मेहता अकेले इतना बड़ा स्कैम को पुल ऑफ कर सकता था? इतने बड़े स्कैम को आखिर अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? क्या किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगी? चौथा, लॉसेस की तो हम सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब मार्केट राइज कर रही थी तो इरेगुलर ट्रांजैक्शंस, तो जो प्रॉफिट कमाया गया था कंपनियों के द्वारा, तो उस प्रॉफिट्स की क्या फिगर थी? और पांचवा, कि हमारे सिस्टम में क्या लूप होल्स थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हो सका, और इस स्कैम के बाद क्या क्या चेंजेस आया। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग इस स्कैम की टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। तो अप्रैल 1991 से लेके मई 1992 तक ये स्कैम चला, और इस समय की हम लोग मार्केट की बात करें तो अप्रैल 1991 को ये 1250 पे था सेंसेक्स, और जो कि अप्रैल 1992 को ये 4467 पे चला गया। मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 4 गुना मार्केट भागा। और अगर हम लोग जनवरी से अप्रैल की बात करें तो जनवरी 1992 को ये 2300 पे था सेंसेक्स, जो कि अप्रैल 1992 को ये 4467 पे चला गया। मतलब 3 महीने में ऑलमोस्ट 2 गुना मार्केट भागा। तो मार्केट के इतिहास में आज तक मार्केट इतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट कंपनीज के फंडामेंटल्स पे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां स्पेकुलेशन हो रही थी। और हर्षद मेहता जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता था वो स्टॉक आसमान छूता था, वो प्राइस आसमान छूता था। तो हर्षद मेहता के कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, जिसमें से कि एक फेवरेट था एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। जब हर्षद मेहता ने इस स्टॉक में पैसा लगाया तब वो 200 पे ट्रेड हो रहा था, और ये 200 से लेके 9000 तक भाग गया। मतलब 3 महीने में 4400% बढ़ गया इसका रेट। इस हर्षद मेहता के और भी कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे अपोलो टायर्स, रिलायंस, स्टेडियलाइट, वीडियोकॉन, टिस्को और बीपीएल। तो इतने समय के लिए मार्केट ऊपर चढ़ते जा रहा था, जिसके लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है। तो क्या हर्षद मेहता के पास इतना पैसा था? तो इसका जवाब है नहीं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब हर्षद मेहता के पास इतना कैपिटल नहीं है तो ये किस तरह परफॉर्म कर रहा था, कैसे हो रहा था ये सब कुछ, सारा स्पेकुलेशंस। तो ये हम लोग अगले सेगमेंट में बात करेंगे। 23 अप्रैल 1992 को यह स्कैम बाहर आया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कि छपा था। सुचिता दलाल, जो कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उनका दावा था कि एसबीआई से 500 करोड़ रुपीस गायब है, और जो कि हर्षद मेहता इरेगुलर ट्रांजैक्शंस करके बैंकों का पैसा इस्तेमाल करके वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। ये खबर सुन के मार्केट में पैनिक की सिचुएशन आ गई, और अप्रैल 1992 को जो 4467 पे था सेंसेक्स, वो एक महीने बाद मई 1992 को 3000 पे आ गया, और अगस्त 1992 को ये 2500 पे आ गया। जब ये स्कैम बाहर आया तो 30 अप्रैल 1992 को पहली इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जानकी रमन कमेटी, जो कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी लॉस है उनका पता लगाना, उसका आकलन करना। तो जांच हुई तो पता चला कि 4024 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि रिकवर नहीं हो सकता। मतलब ये एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये फिगर
पता नहीं कैसे कि मार्केट में फैल गया, और उन लोग को लग रहा था कि ये टोटल साइज ऑफ स्कैम है, ना कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉसेस। लेकिन पीएसयूज को भी तो लॉस हुआ था 5,746 करोड़ का। उसका क्या? उस समय मार्केट में इरेगुलर ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट भी कमाया गया था, तो उस फिगर का क्या? ये माना जा रहा था कि ये इरेगुलर ट्रांजैक्शंस शायद 1991 से पहले ही शुरू हो गया था। तो ये फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहा था, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉसेस को। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, अपोजिशन डिमांड कर रहा था कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। अगस्त 1992 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टीम बताया गया, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि स्कैम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उनका पता लगाना। जून 1992 को स्पेशल कोड डिजाइन किया गया फॉर ऑल स्कैमर्स रिलेटेड टू दिस स्कैम, और साथ ही साथ कस्टोडियन भी अपॉइंट किया गया, जिनके पास पावर्स था कि जो भी लोग स्कैम में इन्वॉल्व है उनके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके, वह मूवेबल और इमूवेबल। जेपीसी के साथ साथ, मतलब जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको साथ में लोग जेपीसी भी बोलेंगे आगे वीडियो में भी। तो जेपीसी के साथ साथ सीबीआई भी अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसी बीच स्कैम आया। और जेपीसी का रिपोर्ट 17 महीने बाद 31 दिसंबर 1993 में आना था। लेकिन जो कि हमारे पास इस स्कैम का रिपोर्ट नहीं था, इसलिए इस लूपहोल्स को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय 17 महीने तक रिफॉर्म हॉलीडे था। और 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। उसके और उसके भाई के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, और हर्षद मेहता और उसके फैमिली को स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया बाई सेबी। हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्जेस और 600 सिविक लॉसूट्स दर्ज हुए। इसके बाद हर्षद मेहता ने रामजीत मलानी को एज अ लॉयर अपॉइंट किया, और जून 1993 में इन्होंने, हर्षद मेहता और रामजीत मलानी ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें हर्षद मेहता ने क्लेम किया कि उसने पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। हालांकि बाद में नरसिम्हा राव ने इस एलिगेशन को वर्थलेस बता दिया, और इनके लॉयर रामजेठ मलानी ने यहां तक कह दिया कि अगर इस स्कैम का कोई फेस होना चाहिए तो वो पीवी नरसिम्हा राव का होना चाहिए, ना कि हर्षद मेहता का। फिर जेपीसी का रिपोर्ट आया दिसंबर 1993 को, और तभी काफी चौंकाने वाला सच सामने आया। इसमें पता चला कि ये स्कैम 1985 से ही चला आ रहा है, और काफी बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ब्रोकर्स, बैंक्स, एनबीएफसी, मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज। मजे की बात यह है कि इसमें जानकी रमन जी को भी ब्लेम किया गया, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। उनका डिपार्टमेंट पब्लिक डेथ ऑफिस में था, जो इंचार्ज था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और जहां सिक्योरिटी जनरल लेजर मतलब SGL मेंटेन होता था, और यह पूरा स्कैम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ही अंदर हुआ था। इतना बड़ा सच सामने आने पर आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट को लीव पर भेज दिया गया, जबकि उनके 3 महीने का टेन्योर बचा हुआ था। एनएचबी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, यूको के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया, पी चिदम्बरम जी ने भी रिजाइन कर दिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। पी चिदम्बरम जी ने भी रेजिग्नेशन दिया, उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर जेपीसी ने रिकमेंड किया कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो दिसंबर 1993 में आईडीजी का संगठन हुआ, इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप। इसमें कौन कौन लोग थे? तो सीबीआई, आरबीआई, आईटी डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। उन्होंने कुछ फैक्ट्स का खुलासा किया, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें और समय चाहिए इसके लिए, और उनका रिजल्ट आया 1995 में, लेकिन उनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
उसके बाद सितंबर 99 में हर्षद मेहता को जेल हो गया हाईकोर्ट से, और 31 दिसंबर 2001 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। तब उनका एज 47 था। तो चलिए हम लोग हर्षद मेहता के बैकग्राउंड के बारे में इस सेगमेंट में बात करते हैं। तो 1976 में हर्षद मेहता ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सेल्स जॉब में अपना नौकरी शुरू कर दिया। अर्ली 1980s में उसने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ काम करना शुरू किया और 1984 में उसको स्टॉक ब्रोकरेज लाइसेंस मिल गया। उसके बाद फिर उसने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू किया, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और 1986 में उसने एक्टिवली ट्रेडिंग शुरू कर दिया बीएसई पर। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। फिर पॉपुलैरिटी बढ़ा, मीडिया हाउस कवर करने लगा उसको, और मैगजीन्स पे उसके नाम छपने लगे। फिर काफी सारे नाम्स दिए जाने लगे उसको, जैसे द बिग बुल, रेंजिंग बुल, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट और बहुत कुछ। लेकिन सवाल उठता है कि इतने कम समय में इतना सक्सेस कैसे? तो चलिए उस समय की बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो 1969 से 1980s में बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था। तो जितने भी पोस्ट थे बैंक में, जितने भी हाई पोस्ट थे जैसे कि एमडी हुआ, उन सब पर पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट हो रहा था, जिस वजह से एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहे थे। अगर उस समय की एनपीएस की बात करें तो एनपीएस अराउंड 20% to 30% था। कोई भी इंटरनल ऑडिट का सिस्टम नहीं था, स्टॉक एक्सचेंजेस अनरेगुलेटेड था। सेबी सेटअप हो गया था 1988 में, लेकिन उसके पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं था, मतलब वो कोई भी रूल्स नहीं बना सकता था। बीएसई अपने बायलॉज ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था। ब्रोकर का दबदबा बना हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ब्रोकर भी अपना प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ था और उनका पूरा दबदबा बना हुआ था। उस समय बदला सिस्टम चलता था, जिसको भी इंग्लिश में फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए कि बुलिश व्यू है, तो ब्रोकर अपना पोजीशन बनाएगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसका डिलीवरी नहीं लेगा। एक पोजीशन बनाएगा और 15 दिन बाद अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो सेल ऑफ करके प्रॉफिट कमा लेगा, और अगर नीचे गया तो लॉस हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कम पैसों में ज्यादा खेल खेला जा सकता है। अब यही इसका उल्टा ले लीजिए, मान लीजिए बेयरिश व्यू है, तो ठीक इसका उल्टा होगा, इसमें शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा। 1969 में बदला सिस्टम को बैन कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर कुछ अमेंडमेंट आया, तो कुछ शेयर्स में इसको अलाउ किया गया, कुछ में नहीं। तो जिसमें अलाउ किया गया उसको स्पेसिफाइड शेयर्स कहते हैं, ग्रुप ए शेयर्स, और जिसमें अलाउ नहीं किया गया उसको नॉन स्पेसिफाइड शेयर्स मतलब ग्रुप बी शेयर्स कहते थे। तो हर्षद मेहता ने इसमें काफी स्पेकुलेशन किया, काफी एक्सप्लॉइट किया इसको, और दिसंबर 1993 में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग भी बहुत होती थी, लेकिन इसके लिए कोई रूल्स नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि सेबी को सेटअप तो किया गया, लेकिन उसके पास कोई रूल, उसके पास कोई ताकत नहीं था रूल्स बनाने का, किसी को मना करने का, कुछ भी। उसके वो बस देखता था कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही। दैट्स इट। लैक ऑफ आरबीआई सुपरविजन भी हुआ। एनबीएफसी और एनएचबी बनाए गए, आरबीआई का सब्सिडरी था एनएचबी, इस पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते थे, जो भी आरबीआई बनाता था कोई फॉलो नहीं करना पड़ता था इन सबको। और जब मार्केट पीक पे था तो 56% इरेगुलर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाया गया फॉरेन बैंक के द्वारा। इसमें से कुछ बैंक का नाम है सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस और एंस ग्रैंडलेस। इन सब ने काफी प्रॉफिट कमाया इस समय में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रोल ऑफ बैंक्स एंड पीएसयूज का। तो जैसे हमने आपको पहले ही कहा कि बैंक्स का एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहा था, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि
1980 से 81 में SLR 34% था और CRR 6% था। तो SLR और CRR क्या होता है? SLR मतलब बैंक कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने पास रखती है लिक्विडिटी के लिए, उसको हम लोग SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। और CRR मतलब बैंक कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट RBI में सबमिट करता है, अपना पार्क करता है, उसको हम लोग CRR कहते हैं। तो 1980 से 81 में SLR 34% था और 1991 से 1992 में ये 34% से बढ़कर 38.5% हो गया, 38.5%। और वहीं CRR 6% से बढ़कर ये 25% हो गया। तो इसका अगर हम लोग जोड़ेंगे 38.5% प्लस 25%, तो ये आता है 63.5%। इसका मतलब 63.5% पैसा आपका ब्लॉक हो गया। अब तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बचा कितना अपने पास? 36.5%। 36.5% इसको हम लोग लेंडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बाइफर्केशन है। 36.5% बचा, इसका 36.5% का 40% ऑफ 36.5% कितना होता है? 14.6%। आप इस्तेमाल करिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। मतलब किसको करेंगे हम लोग? एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, प्रोफेशनल्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ये सब पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट होता है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बचा 60%, 36.5 का 60% ऑफ 36.5%, ये कितना होता है? 21.9। अभी जो 21.9% बचा, इसको अवेलेबल है कॉमर्शियल लेंडिंग के लिए। दूसरा रीजन था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। उस समय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट बैंक्स पर, तो जिससे कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार घटते जा रही थी। और तीसरा था लोन वेवर स्कीम्स। सरकार लगातार लोन वेव ऑफ करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स निकाले जा रही थी और जिससे कि बैंक्स की एनपीएस लगातार बढ़ते जा रही थी। एक और रीजन था प्रॉफिट कमाने का, वो था एनबीएफसी। उसका क्या एडवांटेज है? तो उन लोगों को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। मतलब जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक पुअर क्वालिटी के एसेट्स होता है, इसमें डिफॉल्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है और बैंक्स को 40% मेंटेन करना जरूरी था, लेकिन ऐसा एनबीएफसी में नहीं है। और तीसरा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये डिसीजन ले सकते हैं खुद से कि कहाँ इन्वेस्ट करना है इनको, कहाँ नहीं। तो सारे के सारे एनबीएफसी अपना साथ कर लेते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स। जितना भी पैसा था इनके पास वो सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते थे। तो कहां से इनके पास पैसा आता था? तो कुछ पैसा इनके पास बैंक से आता था और कुछ पैसा पीएसयू से आता था। तो पीएसयू के पास कहां से पैसा आता था? तो सरकार के द्वारा हर साल सरकार कुछ अमाउंट अलॉट करती थी पीएसयू को, और साथ ही साथ 1985 से 1986 में पीएसयू को सरकार के द्वारा अलायंस मिल गया कि आप बॉन्ड्स भी फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रेज करती थी और आधा पैसा वो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती थी और आधा पैसा वो स्टॉक एक्सचेंज में करती थी। तो इससे सबको फायदा हो रहा था, बैंक्स को भी फायदा हो रहा था, पीएसयूज को भी हो रहा था और एनबीएफसी को भी हो रहा था। और ये डायरेक्ट तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स की जरूरत होता, तो स्टॉक ब्रोकर्स को भी इससे फायदा हो रहा था और इसी का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। जैसे हम आपको पहले ही कहे कि बैंक्स को कुछ अमाउंट रिजर्व करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, जिससे कि लिक्विडिटी क्रंच हो रही थी। तो लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए एक तरीका था रेडी फॉरवर्ड डील। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं बैंक ए लेंडिंग बैंक है, बैंक ए लेंडिंग बैंक है, ठीक है, और बैंक बी बोरोइंग बैंक है। बैंक बी को पैसा चाहिए, बोरो कर रहा है, तो बैंक बी बोरोइंग बैंक है, ठीक है। तो मान लेते हैं बैंक ए ने बैंक बी को
100 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। बदले में बैंक बी ने बैंक ए को क्या दिया, सिक्योरिटीज दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म इंटर बैंक लोन है, ये 15 डेज के लिए होता है। तो 15 डेज के बाद क्या होगा, आफ्टर 15 डेज, ठीक है, ये जो बैंक ए है लेंडिंग बैंक और ये बैंक बी बोरोइंग बैंक, तो 15 दिन बाद ये बैंक बी बैंक ए को 100 करोड़ रुपया वापस करेगा प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और ये बैंक ए क्या करेगा, बैंक बी को इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देगा। तो ये है रेडी फॉरवर्ड डील। तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन है जो 15 डेज के लिए ही होता है और ये एक सिक्योर्ड लोन है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये ट्रांजैक्शंस आरबीआई के पास एचजीएल में मेंटेन होता था। तो ये है तो काफी सिंपल, लेकिन ये काफी ज्यादा होने लगा था और उस समय कंप्यूटराइजेशन नहीं था, जिस वजह से ये सब मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा था और काफी गड़बड़ी हो रही थी इसमें। इसलिए इस बीच कॉन्सेप्ट आया बैंक रिसीट्स का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। चलिए हम लोग बैंक रिसीट्स देख लेते हैं। चलिए एक बैंक है, मान लीजिए ए बैंक लेंडिंग बैंक है और बैंक बी बोरोइंग बैंक है। तो ए के पास मान लीजिए सरप्लस पैसा है और बी को पैसे की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे, तो इस बीच में आता है ब्रोकर। ब्रोकर को पता रहेगा कि किसके पास सरप्लस है किस और कौन डेफिसिट में है। तो ये ट्रांजैक्शन ये ब्रोकर पूरा करेगा। तो मान लेते हैं कि ए के पास 100 करोड़ रुपया है और बी को चाहिए, तो ए ब्रोकर को देगा 100 करोड़ रुपया और ब्रोकर बी तक ये पहुंचा देगा 100 करोड़ और बदले में ये जो बैंक बी है ये ब्रोकर को दे देगा बैंक रिसीट्स और ये ब्रोकर ए को दे देगा बैंक रिसीट्स और बदले में इसको कमीशन मिल जाएगा कुछ पैसे का। तो ये होता है बैंक रिसीट्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस सेगमेंट में हम लोग हर्षद मेहता के डील के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछले सेगमेंट में ही पढ़ा बैंक रिसीट के बारे में। उसमें क्या था, मान लीजिए बैंक ए है, कोई लेंडिंग बैंक है, वो 100 करोड़ दिया ब्रोकर को और ब्रोकर बोरोइंग बैंक बी को 100 करोड़ दे देगा और फिर बैंक बी ब्रोकर को बैंक रिसीट देगा और ब्रोकर बैंक ए को बैंक रिसीट दे देगा। तो इसमें सबसे बड़ा लूपहोल क्या है कि इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है, ब्रोकर ही पैसा भी ले रहा है, ब्रोकर ही बैंक रिसीट ले रहा है। सबसे बड़ा लूपहोल यही है। अब देखिए हर्षद मेहता ने इस लूपहोल का कैसे फायदा उठाया। देखिए ए तो दे दिया 100 करोड़ ब्रोकर को। अब ये हर्षद मेहता क्या करता था, इसको स्टॉक मार्केट में लगा देता था। तो ये स्टॉक मार्केट में लगा दिया 100 करोड़ और प्रॉफिट हो गया इसको 102 करोड़ का और वही 100 करोड़ वापस इस बी को देता था और बीच में इसका प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ का। ठीक है, और ये तो काफी सिंपल है। मान लीजिए कि बैंक ए दिया 100 करोड़ इसको, ये लगा दिया स्टॉक मार्केट में और बी को बहुत अर्जेंट जरूरत है पैसों का, तो ये क्या कर लेगा, बैंक सी को हायर कर लेगा, बैंक सी से ले लेगा 100 करोड़ रुपया, इसको दे देगा और जब इसको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट आ जाएगा तब वो बैंक सी को वापस कर देगा। तो यही करता था हर्षद मेहता और यही सबसे बड़ा लूपहोल है इसका कि इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है। और ये तो खैर फेज 1 था। अब आपको दिखाते हैं फेज 2 में क्या करता था वो। चलिए अब हम लोग हर्षद मेहता के फेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। हर्षद मेहता ने क्या किया कि वो बैंक ऑफ करेंट और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक से बातचीत कर लिया फेक बैंक रिसीट इशू करने का। तो अब क्या है, मान लीजिए ए जो लेंडिंग बैंक है जिसके पास 100 करोड़ है वो 100 करोड़ दे दिया ब्रोकर को, हर्षद मेहता को, और हर्षद मेहता क्या करेगा, इसको स्टॉक मार्केट में लगा देगा। 100 करोड़ लगा दिया स्टॉक मार्केट में। अब जैसे इसके फेक बैंक रिसीट इशू करने का बात कर लिया था, तो ये इसे बैंक रिसीट ले लेगा और ये ए को वापस ए को दे देगा बैंक रिसीट। अब उस समय हर्षद मेहता का बहुत नाम था, इसलिए कोई इसको क्रॉस चेक नहीं किया, कोई इसको वेरीफाई नहीं किया कि क्या है कैसा है, कुछ नहीं।
और जब यहाँ से स्टॉक मार्केट से इसको प्रॉफिट हो गया 105 करोड़ का, तो अब क्या करेगा, इसका जो 100 करोड़ लिया था इसको ये वापस कर देगा, और ये फेक बैंक रिसीट इशू करने का बात कर रहा, तो कोई तो ऐसे ही नहीं करता फ्री में। तो मान लेते हैं ये इसको 2 करोड़ दे देगा और खुद का इसको प्रॉफिट हो जाएगा 3 करोड़ का। तो ये हर्षद मेहता करता था, इस लूपहोल का इस तरह से फायदा उठाता था। और ये तो काफी सिंपल है, हम ए और बी का बात किए, ये सी डी बहुत सारे 10-15 बैंक के साथ मिलजुल के ये उल्टा सीधा काम करता था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग की लेंडिंग बैंक में कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व है, ब्रोकर्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, और बैंक रिसीट इशू करने में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया कि बैंक ऑफ करेक्ट और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक फेक बैंक रिसीट इशू करने में इन्वॉल्व है। और लेंडिंग बैंक की बात करें तो इसमें एसबीआई, एसबीआई कैप, एनएचबी, कैनफिना, कैन बैंक म्यूचुअल फंड, आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये सब लेंडिंग बैंक में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये 4 बैंक जो है, कैन बैंक, आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इन लोग को काफी ज्यादा लॉसेस हुआ। और इसमें से चार्टर्ड बैंक ये एक फॉरेन बैंक है जिसको लॉस हुआ है, बाकी सारे फॉरेन बैंक्स को प्रॉफिट हुआ था, यही एक बैंक है जिसको लॉस हुआ है। और ब्रोकर्स की बात करें तो उसमें हर्षद मेहता ग्रुप, दलाल ग्रुप, एफजीएफएसएल में पी चिदम्बरम और उनकी वाइफ नालिनी शेयर होल्डर थी। जब ये बात बाहर आया तब उन दोनों को रिजाइन करना पड़ा, और अदर्स। जब ये मार्केट पीक पे था तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनको लग रहा था कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं 1991 में, एलपीजी ये सब, उसकी वजह से ये मार्केट पीक पर है। लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं गया कि ये मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा है। जब बबल बस्ट हुए तब सारे लूप होल्स को आइडेंटिफाई किए गए और फिर रिफॉर्म्स लाए गए। चलिए अब हम लोग पोस्ट स्कैम के बारे में बात करते हैं। जब ये स्कैम बाहर आया तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या रिफॉर्म्स आया। तो सबसे पहले आरबीआई ने डायरेक्ट किया फॉरेन बैंक्स को कि वो अपने एम्प्लॉयज को फायर करें। उसके बाद बैंक ऑफ करेक्ट और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जो फेक बैंक रिसीट इशू करने में इन्वॉल्व थे, वो लोग बैंकरप्ट हो गए। और 3 मेन ब्रोकर्स, हर्षद मेहता ग्रुप, दलाल ग्रुप और एफजीएफएसएल, उन लोगों के एसेट को कस्टोडियन से अटैच कर दिया गया। फिर कंप्यूटराइजेशन तेजी से फैला, नए नए रिफॉर्म्स आए। एनएसई 1992 में सेटअप हुआ, वो सबसे पहला डीमटेरियलाइज स्टॉक था। और सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिल गया 1992 में। 1988 में वो सेटअप हुआ था, लेकिन वो सिर्फ नजर रखता था कि कौन गलत कर रहा कौन नहीं। अब उसको स्टैट्यूटरी पावर मिल गया, अब वो रूल्स बना सकता है और सजा दे सकता है 1992 में। तो ये था आज का वीडियो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।